हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसे कि साथियों हम खाद्य निरीक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो ला रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से, ये इसका जो है दूसरा पार्ट है। ठीक है साथियों, पहले पार्ट में हमने जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए थे 25 तक। अब जो है आगे का हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो 26 से शुरू होगा। पहले पार्ट में जो हमने 25 तक प्रश्न कर लिए थे। तो पहला आज का प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 का के किसी अधिहरण के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है। तो कहाँ अपील कर सकता है? ऑप्शन में है सेशन न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को। ठीक है साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारा, अगर आप जो है हमारे सभी वीडियो को देखना चाहते हो और अब हमारे नए वीडियो के अपडेट चाहते हो तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे धारा 8 के तहत क्या समझा जाएगा? प्रयत्न और दुष्प्रेषण, आदेश का उल्लंघन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रयत्न और दुष्प्रेषण समझा जाएगा। अगला है, इस अधिनियम के धारा 9 के तहत यदि कोई व्यक्ति मिथ्या कथन करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। ऑप्शन में है 5 माह, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 2 माह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। साथियों अगर आपने इसका डिटेल पढ़ा है ना तभी ये आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है साथियों, तो आप जो है पहले कोशिश कीजिए कि आप इसका पहले डिटेल अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप इसका सॉल्व कीजिए। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। इस अधिनियम के किस धारा में कंपनियों द्वारा गठित अपराध के विरुद्ध सजा के प्रावधान का उल्लेख है? तो कौन सी धारा में? धारा 7, धारा 3 का में, धारा 10 में या धारा 7 में? तो यहाँ पे धारा 10 जो है, धारा 7 2 बार आ चुका है। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, धारा 10 में। ठीक है साथियों, यहाँ पे धारा 7 2 बार आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी से क्या अभिप्रेत है? निगमित निकाय, संगठन, प्रमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, निगमित निकाय। अगला प्रश्न है, धारा 10 के उपबंधों के अनुसार निदेशक का क्या अर्थ है? फर्म का संस्थापक, फर्म का भागीदार, फर्म का कर्मचारी, फर्म का प्रबंधक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फर्म का भागीदार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अधिनियम की धारा 7 के अधीन सिद्ध दोष व्यक्ति कोई पश्चातवर्ती अपराध की सजा का दायी होगा जो 3 माह से 4 वर्ष, 6 माह से 7 वर्ष, 4 माह से 2 वर्ष, 3 माह मात्र। तो जो है यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है 6 माह से 7 वर्ष। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 के तहत आदेश के अनुसरण में किसी रकम का संदाय करने के लिए दायी है या अंशतः संदाय कर चुका है तो राशि या बकाया राशि में ब्याज लिया जाएगा। कितना ब्याज लिया जाएगा? 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से या 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 15% जो है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार को कुछ रकमों को भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति का उल्लेख है। तो कौन सी धारा में? तो धारा 8, धारा 7 का, धारा 9 या धारा 12? तो इसका जो राइट आंसर है धारा 7 का में जो है उल्लेख है। अगला प्रश्न है, सक्षम न्यायालय किसी सिद्ध दोष कंपनी के नाम, कारोबार की स्थान आदि प्रकाशित करा सकती है। सुनवाई के पश्चात सक्षम न्यायालय को यह अधिकार नहीं है। अपील की अवधि समाप्ति के पश्चात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपील की अवधि समाप्ति के पश्चात। अगला प्रश्न है, न्यायालय को इस अधिनियम के किस धारा के तहत सिद्ध दोष कंपनियों के नाम, कारोबार आदि प्रकाशित करने की शक्ति है?
ऑप्शन में धारा 10 का, धारा 3, धारा 7 का या धारा 9। तो इसका जो राइट आंसर है धारा 10 खा के तहत। ठीक है साथियों। अगला यहाँ पे प्रश्न है, आपराधिक मन स्थिति की अवधारणा का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन में है धारा 10 गा, धारा 9 गा, धारा 11, धारा 9 खा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, धारा 10 गा में। अगला प्रश्न है, न्यायालय अपराधों का संज्ञान करता है। लोक सेवकों द्वारा लिखित रिपोर्ट पर, समाचारों में दृष्टिगत करने के बाद, शिकायत पत्र प्राप्त होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोक सेवकों द्वारा लिखित रिपोर्ट पर। अगला प्रश्न है, न्यायालय अपराधों का संज्ञान करता है किसी व्यथित के लिखित रिपोर्ट के आधार पर, किसी संस्था के मौखिक रिपोर्ट के आधार पर, मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, किसी व्यथित के लिखित जो है रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा अपराधों के संज्ञान के संबंध में सही नहीं है किसी व्यथित व्यक्ति के लिखित रिपोर्ट द्वारा, किसी संस्था के व्यक्ति के लिखित रिपोर्ट द्वारा, किसी लोक सेवक के लिखित रिपोर्ट द्वारा, किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो वो है किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है साथियों, किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ये सही नहीं है। जो है न्यायालय इनकी बात जो है नहीं मानता है, याद रखना सीखे साथियों। अगला है, मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम से क्या आशा है? कंपनी अधिनियम 1956 में पंजीकृत है, गठित सहकारी समिति, मर्यादित सहकारी संघ या लोगों का समागम। तो मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम से क्या, यानी कि जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंपनी अधिनियम 1956 में पंजीकृत। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता 1975 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति का जुर्माना हो सकेगा 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये या 9,000 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 5,000 रुपये। अगला है, जुर्माने की राशि एवं उसके प्रावधानों का उल्लेख इस अधिनियम की किस धारा में किया गया है? ऑप्शन में है धारा 14, धारा 12, धारा 15, धारा 15, यहाँ पे 2 बार आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धारा 12 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिनियम की धारा 13 के अधीन किसी लोक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश माना जाएगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत साक्ष्य, दंड प्रक्रिया संहिता 197 के तहत साक्ष्य, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत साक्ष्य या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत साक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत साक्ष्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्व प्राधिकार के बिना या किसी अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञप्ति या दस्तावेज के बिना कोई कार्य करता है तो उसके पास वैध दस्तावेज है, इसकी पुष्टि कौन करेगा? राज्य सरकार, सक्षम न्यायालय, वह स्वयं या गणित कोई संख्या? तो कौन करेगा उसकी जो है पुष्टि? वह स्वयं करेगा। अगला है, कतिपय मामलों में सबूत का भार का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन में है धारा 15, धारा 17, धारा 14, धारा 9। इसका जो राइट आंसर है वो है धारा 14। अधिहरण की कार्यवाही के लंबित रहने के समय आपराधिक न्यायालय को अधिगृहित संपत्ति छोड़ने की अधिकारिता है, यह कथन है असत्य है, सत्य है, आंशिक सत्य है या इनमें से कोई नहीं? यह कथन क्या है जो है? ये पूर्णतः सत्य है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत अधिहरण के आदेश के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकेगी? जिला कलेक्टर के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष, इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराध से जुड़े वाहन के अधिहरण करने से पूर्व कलेक्टर के लिए यह आवश्यक है कि वह केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समय दे, केवल आधारों की लिखित सूचना प्रस्तुत करे, केवल सुनवाई का अवसर दे, या उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है और ये आज का आखिरी प्रश्न है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में उल्लेखित आपराधिक मन स्थिति में शामिल है केवल आशय, केवल मंतव्य हेतु, आशय मंतव्य या किसी तथ्य की जानकारी, या केवल जानकारी हेतु। तो इसका जो राइट आंसर है आशय मंतव्य या किसी तथ्य की जानकारी हेतु। तो साथियों ये था हमारा जो है 25 जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो साथियों आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।